तो हम सब ने भारत के महान राजाओं महाराजाओं की कहानियां तो खूब सुनी हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उन बड़े बड़े साम्राज्यों के पीछे असली दिमाग किसका था? वो कौन लोग थे जो न सिर्फ राजाओं को सलाह देते थे, बल्कि उनकी बहादुरी को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर देते थे? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी एक बहुत ही प्रभावशाली समुदाय की, भट्ट समाज की। तो चलिए, आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम उनकी भूली हुई शान को याद करेंगे, फिर समझेंगे कि भट्ट शब्द का आखिर मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे उनकी कलम की ताकत और फिर उनकी तलवार का पराक्रम, और आखिर में हम जानेंगे उनकी उस विरासत के बारे में जो आज भी पूरे भारत में मौजूद है। तो बात शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, भट्ट समाज को सिर्फ एक जाति या समुदाय समझना ना, ये अधूरी बात होगी। वो तो असल में एक इंटेलेक्चुअल और स्ट्रैटेजिक पावर थे। मतलब वो ताकत जो सिंहासन के पीछे रहकर राजघरानों की किस्मत तय करती थी और इतिहास को सहेज कर रखती थी। मतलब उनका काम कोई एक नहीं था। वो विद्वान थे, जबरदस्त कवि थे, और हाँ, जब जरूरत पड़ी तो युद्ध के मैदान में एक ऐसी ताकत बन जाते थे जो जंग का रुख पलट दें। उन्होंने ज्ञान और वीरता दोनों को एक साथ साधा, और इसी वजह से वो इतिहास लिखने वाले ही नहीं, बल्कि इतिहास बनाने वाले भी बने। अब उनके काम को और गहराई से समझना है तो हमें उनकी जड़ों तक तो जाना ही होगा। आखिर ये भट्ट शब्द आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है और इनका वंश कहाँ से शुरू होता है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, भट्ट शब्द जो है ये संस्कृत से आया है, और इसका सीधा साधा मतलब है विद्वान या महान पंडित। ये कोई ऐसी वैसी उपाधि नहीं थी। ये एक सम्मान था जो उन ब्राह्मणों को दिया जाता था जिन्हें वेदों और पुराणों का गहरा ज्ञान हो, जिन्होंने उसमें महारत हासिल कर ली हो। और बात सिर्फ ज्ञान तक ही नहीं रुकती। इनका वंश सीधे सीधे भृगु और अंगिरस जैसे महान ऋषियों से जुड़ता है। सोचिए, वही ऋषि जिन्हें भारतीय संस्कृति में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसी वंश की वजह से उन्हें एक अलग ही आध्यात्मिक और बौद्धिक अधिकार मिला हुआ था, और यही अधिकार राज दरबारों में उनके जबरदस्त प्रभाव की असली वजह बना। चलिए, अब आते हैं उनकी उस भूमिका पर जिसके लिए भट्ट समुदाय सबसे ज्यादा जाना जाता है, और वो है शाही दरबारों में उनका साहित्यिक और बौद्धिक योगदान। यकीन मानिए, उनकी कलम में इतनी ताकत थी कि वो साम्राज्य बना भी सकती थी और उन्हें हमेशा के लिए अमर भी कर सकती थी। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कविता लिखने वाले दरबारी कवि थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सरकार के मतलब शासन के हर पहलू में शामिल थे। जंग की रणनीति बनानी हो तो वो मौजूद थे। राजपुरोहित बनकर आध्यात्मिक सलाह देनी हो तो भी वो थे। यहाँ तक कि वो मंत्री बनकर भी काम करते थे। ये बात 100% सच है। जरा सोचिए, अगर चंद बरदाई जैसे भट्ट कवि न होते तो क्या पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धाओं की कहानियां हम तक पहुंच पाती? शायद नहीं। वो समय के साथ कहीं खो जाती। इन्होंने ही तो इतिहास को लिखा, उसे सहेजा, और ये पक्का किया कि आने वाली पीढ़ियां अपने पुरखों की बहादुरी को कभी न भूलें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भट्ट समुदाय की पहचान सिर्फ कलम तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है उनकी तलवार की ताकत। चलिए, अब उनकी इस योद्धा वाली पहचान को करीब से देखते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि वो तो सिर्फ कलम चलाते थे, पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इतिहास गवाह है, जब भी अपनी धरती की रक्षा की बात आई तो भट्ट समुदाय ने कलम को किनारे रखा और तलवार उठा ली। मतलब वो जितने बड़े विद्वान थे उतने ही खतरनाक योद्धा भी थे। ये जो संतुलन है ना, शास्त्र और शस्त्र का, यही उनकी पहचान का असली सार था। शास्त्र यानी ज्ञान और शस्त्र यानी हथियार। तो एक हाथ में वेद थामकर वो ज्ञान की रक्षा करते थे, और दूसरे हाथ में जब भी जरूरत पड़ी तलवार उठाकर अपनी जमीन की। इसी वजह से उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा गया। ये शब्द उन योद्धा ब्राह्मणों के लिए इस्तेमाल होता था जो एक विद्वान और एक योद्धा दोनों के फर्ज निभाते थे। राजस्थान हो, गुजरात हो या कश्मीर, इन लोगों ने हमलावरों के खिलाफ सबसे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ी। ये ज्ञान और वीरता का एक बहुत ही दुर्लभ मेल थे। तो सवाल ये उठता है कि ये इतनी शक्तिशाली विरासत पूरे भारत में फैली कैसे? चलिए देखते हैं कि भट्ट समुदाय की जड़ें देश के अलग अलग कोनों तक कैसे पहुंची और आज उनकी क्या स्थिति है। देखिए, वक्त के साथ भट्ट समुदाय देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गया, वहां की संस्कृति को अपनाया,
तो जाहिर है जगहों के हिसाब से नाम भी थोड़े बदल गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नाम और जगह बदलने के बावजूद उनकी जड़ें, उनका मूल वो एक ही रहा। जिसे अगर हम उत्तर की तरफ देखें, कश्मीर में, तो वहां उन्हें भट्ट या पंडित के नाम से जाना जाता है। ये नाम सीधे सीधे उनकी ज्ञान की परंपरा को दिखाता है। वहीं अगर पश्चिम में राजस्थान की बात करें तो वहां उन्हें ब्रह्म भट्ट कहा जाता है। ये नाम उनके ब्राह्मण वंश और उनके योद्धा इतिहास दोनों की याद दिलाता है। और फिर गुजरात से लेकर दक्षिण भारत तक वहां भी उन्हें भट्ट या भट्टा के रूप में जाना जाता है। इससे पता चलता है कि ये समुदाय कितना फैला हुआ था और कैसे अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों में जाकर भी फला फूला। और उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। ज्ञान और रणनीति पर जो उनका ऐतिहासिक जोर था वो आज भी दिखता है। आज भट्ट समुदाय के लोग एजुकेशन, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऐसे कई बड़े क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आधुनिक भारत को बनाने में अपना एक अहम योगदान दे रहे हैं। तो अंत में एक बहुत ही दमदार सवाल सामने आता है कि किसी समुदाय का कलम और तलवार दोनों का ये जो भुला हुआ इतिहास है वो उसकी किस्मत को कैसे तय करता है। जब कोई समुदाय अपनी इस दोहरी विरासत को, यानी एक विद्वान और एक योद्धा होने की विरासत को फिर से पहचानता है, तो ये उसके भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है ना?